नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। आज हम यूनिट 7 हिंदी कहानी के क्रम में पिता कहानी को पढ़ेंगे। तो जो बच्चे यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की कक्षा जो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में पिता कहानी लगी हुई है। तो पात्र, विषय वस्तु, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो है संपूर्ण कहानी को आज हम देखेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और कहानी पढ़ते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये भी मैं साथ ही साथ बताते चलूँगी। तो चलिए, बदलते पैटर्न के आधार पर हम कहानी को आज पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं। तो आज हम यूनिट 7 में हिंदी कहानी के क्रम में पिता कहानी को पढ़ेंगे। और आपको पता है पिता कहानी जो है ये ज्ञान रंजन की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। तो जो बच्चे जिनके पास यूनिट 7 हिंदी कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, 21 कहानी, और 21 कहानियों का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ से 21 कहानियों का जो है पीडीएफ, आप संपूर्ण कहानियों का पीडीएफ जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी को पढ़ने से पहले हम कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पहले देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले आप देखिए प्रकाशन वर्ष, यानी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो 1965 में जो है ये कहानी प्रकाशित हुई थी, आपकी पिता कहानी। ठीक है। और किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो देखिए कहानी संग्रह का नाम है फैंस के इधर और उधर। फैंस के इधर और उधर, ये 1968 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपके प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन बने हैं। प्रकाशन वर्ष तो पूछा ही जाता है, और कहानी संग्रह भी पूछे जाते हैं, उसका प्रकाशन वर्ष भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है बनते हैं आजकल। लेकिन कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संकलित है, और ये आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं। तो जो बने हैं क्वेश्चन, उनसे हम सीखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके जो कहानी संग्रह है फैंस के इधर और उधर, जो 1968 में प्रकाशित हुई थी, इसमें देखिए टोटल कितनी कहानियाँ संकलित हैं। तो 12 कहानियाँ जो हैं संकलित है, और इसे आपको याद कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी 12 कहानियाँ हैं। तो देखिए पहला है दिवास्वप्नी। अगला कहानी है कलह। अगला कहानी है खलनायिका और बारूद के फूल। आत्महत्या, सीमाएं, फैंस के इधर और उधर, शेष होते हुए, पिता, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलांग और संबंध। ठीक है। तो ये कुल 12 कहानियाँ हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है हो जाती हैं। अब कहानी को पढ़ेंगे। कहानी को पढ़ने से पहले हम मुख्य पात्रों को देख लेते हैं, गौण पात्रों को भी देख लेते हैं, जिससे कहानी की जो है एक रूपरेखा तैयार हो जाती है। तो पात्रों में देखिए सबसे पहले है सुधीर। सुधीर कौन है? पुत्र है। आपको पता है कहानी का नाम ही है पिता, तो जाहिर सी बात है पिता और पुत्र पुत्र जो है इस कहानी का एक पात्र कह सकते हैं, मुख्य पात्र है, जिसका नाम है सुधीर। और सुधीर के पिता को ही केंद्र में रखकर ये कहानी जो है पूरी गढ़ी गई है। तो देख लीजिए यहाँ पर सुधीर जो है ये पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि, घनश्याम नगर का निवासी है, इसी के मार्फत कथा कही गई है। ठीक है। यानी सुधीर के ही इर्द गिर्द जो है ये कथा जो है पूरी गढ़ी गई है। ठीक है। सुधीर को पिता को केंद्र में रखते हुए। पिता पिता का नाम इस कहानी में नहीं दिया गया है। ठीक है। पिता कह के ही इसमें कहानी में जो है पिता को संबोधित किया गया है। तो पिता कैसे थे? तो पिता जो है जिद्दी थे। ठीक है। जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले, कलकत्ता के हॉल एडरसन के सिले कोट पहनते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन बना था, ठीक है, कि रामायण और गीता का पाठ जो है पिता कितने समय से करते थे। तो ये 35, ठीक है, 35 वर्षों से लगातार जो है ये रामायण गीता पढ़ते आ रहे थे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। ठीक है। तो जब हम कहानी पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। गौण पात्रों में सिर्फ इनका जिक्र आया है, देख लेते कौन कौन है। देवा सुधीर की पत्नी है। ठीक है। यहाँ देवा नाम थोड़ा सुनकर आप इसको कोई क्या बोलते पुरुष पात्र मत समझिएगा, ये सुधीर की पत्नी का नाम है देवा इस कहानी में। ठीक है। कप्तान भाई का नाम नहीं दिया हुआ है इस कहानी में। ये सुधीर का बड़ा भाई है। ठीक है। लेकिन इनका नाम का जिक्र जो है इस कहानी में नहीं हुई है।
ठीक है। और ये कप्तान भाई कौन है? ठीक है, तो देखिए वायुसेना में कार्यरत है, बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है। ठीक है, तो कप्तान भाई का नाम नहीं है, कप्तान भाई कह के ही जो कहानी में इनको संबोधित किया गया है। और एक है दादा भाई। ठीक है, तो ये गौण पात्र हैं कुछ मुख्य पात्रों के साथ, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपको बस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दो महत्वपूर्ण, ये जितने भी गौण पात्र और मुख्य पात्र हैं इसे आप याद कर लीजिएगा। और माँ का जिक्र आता है इस कहानी में। ठीक है, माँ का केवल और केवल जिक्र आता है। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। और कहानी में देखिए उल्लेखित स्थान कौन कौन से स्थानों का उल्लेख हुआ है। तो जो पिता है और जो सुधीर है वो घनश्याम नगर के निवासी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है। और कलकत्ते का जिक्र आया है, जहाँ के धोती और कुर्ते जो सिलवाकर जो है पिता पहनते हैं। दिल्ली का जिक्र आया है। ठीक है, तो इन सारे स्थानों का जो है जिक्र आया है कहानी में, तो आप याद रखिएगा। कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य को देखने से पहले, कहानी पे हम जाने से पहले हम कहानी की समीक्षा एक देख लेते हैं, जिससे एक रूप रेखा जो है तैयार हो जाएगी और आपको कहानी समझ में भी आएगी। तो चलिए कहानी की समीक्षा को देख लेते हैं। पिता कहानी के माध्यम से पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। कहानी में चित्रित पिता आज भी अपनी संतानों के लिए भीमकार दरवाजे यानी बड़े दरवाजे की भांति दिखाई देते हैं। उनमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। पुरानी सोच वाले पिता को आधुनिक वातावरण के अनुसार ढाल पाना कठिन हो रहा है, लेकिन पिता कहानी में वे अपनी संतानों को आधुनिक बने रहने से बिल्कुल नहीं रोकते। हालांकि अपने बच्चों को बेझिझक कहते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठ के झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाले बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। जबकि पुत्रों को उनका कुर्ता कमीज पहनना अच्छा नहीं लगता और वे उनकी पोशाक बदलना चाहते हैं, किंतु बड़ी सरलता से पिता अपने बच्चों को समझाते हैं कि पोशाक बदलने से व्यक्ति के विचार तो नहीं बदल सकते। यह कहानी न तो पिता विरोधी है और न ही इसमें किसी खास पीढ़ी को निशाना बनाया गया है। हाँ, यह कहानी अपनी पूर्ववर्ती कहानियों की अपेक्षा पिता पुत्र संबंधों का थोड़ा अलग विश्लेषण अवश्य करती है। पिता और पुत्र के माध्यम माफ कीजिएगा, पिता और पुत्र के मध्य 2 पीढ़ियों का फासला होने के पश्चात यह कहानी पिता और पुत्र के संबंधों की स्वतंत्रोत्तर समझ विकसित करने और उनमें उपजने वाले भावी द्वंद्व की शुरुआती अवस्था पर बात करती है। यहाँ पिता और पुत्र के मध्य एक प्रेममयी और भावनात्मक दूरी है, लेकिन इसके पश्चात दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं। पिता और पुत्र पास रहने पर भी साथ नहीं रह पाते, लेकिन यह सिर्फ इस कहानी की ही नहीं, उस पूरे दौर और यहाँ तक कि आज के दौर की भी विडंबना है। पिता कहानी में पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की मिली जुली प्रतिक्रिया अर्थात कहानी का मूल कथ्य बताने का प्रयास किया गया है। पुत्र चाहते हैं कि पिता आराम से पंखे के नीचे सोए, गुसल खाने में खूबसूरत शावर में स्नान करे, लड़कों द्वारा लाई गई खाद्य सामग्री का स्वाद ले, दिल्ली एम्पोरियम की बढ़िया धोती पहने, किंतु पिता को यह बातें कतई पसंद नहीं है। उन्हें यह अनिवार्य नहीं लगता। पुत्र पूरी सुविधा का ध्यान रखते हैं। पुत्र पिता से बड़े प्यार से कहता है, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपका बाहर चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बड़ा ही भद्दा लगता है। पुत्रों की इन बातों से लगता है कि समाज की निंदा का उन्हें भय है, बस और कुछ नहीं। पुत्रों के वैवाहिक जीवन की स्वच्छंदता में आड़े न आने की वजह से पिता बाहर सोया करते हैं। यह बात पुत्र की सोच से पता चलती है, जबकि उन्हें यह ख्याल आता है कि अंदर सब आराम से सो रहे हैं और पिता गर्मी से परेशान बाहर उठ बैठ रहे हैं। इन बातों से लगता है कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंदता देने के लिए अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। पिता यद्यपि हर बार पुत्र की बात का निषेध किया करते हैं, किंतु हर बार पिता से हार मानकर भी पुत्र का पिता के लिए प्यार उमड़ने लगता है और फिर पिता से अपनी सुविधाओं में शामिल होने का आग्रह करने लगता है। बस हमेशा अपने पिता को साथ देखना चाहता है। ज्ञानरंजन की इस कहानी में पिता पुत्र के संबंध की वास्तविकता के दर्शन मिलते हैं। पिता पुत्र एक दूसरे से भरपूर प्यार करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पुत्र जो है पिता का विरोध नहीं करता, उनके सोच का विरोध करता है, उनकी जो मानसिकता है उसका विरोध करता है। और पिता जो है वो भी पुत्र का जो है
विरोध नहीं करता, वो भी पुत्र के सोच का भी यहाँ पे देख सकते हैं कि पिता जो है पुत्र के जो भी उसकी मानसिकता है उसका भी वो विरोध नहीं करते, उससे प्यार करते हैं। इन दोनों में जो है मानसिकता का कह सकते हैं कि हाँ, एक मानसिकता जो है दूसरी मानसिकता से लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं होता है। वो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, परंतु कहते कुछ नहीं। ऐसा मध्यवर्गीय परिवारों में अक्सर होता है और इस बात से आप सभी जो है सहमत होंगे। बहुत से यहाँ बच्चे जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इस बात से आप सहमति बिल्कुल जता सकते हैं कि हमारे मध्यवर्गीय मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही अक्सर होता है कि पिता जो है पुत्र से ज़्यादा बात नहीं कर पाता और पुत्र भी जो है पिता से ज़्यादा बात नहीं कर पाता, और ऐसा अक्सर होता है। इसी प्रकार पिता पुत्र के संबंधों में करवाहट महसूस नहीं हुई। पिता और पुत्र की पीढ़ी में विचार और व्यवहार का अंतर होने के पश्चात भी भावात्मक राग संबंधों की सहसंबंधता साफ परिलक्षित होती है और यह एक तरफा नहीं है। कहानीकार उस संवेदना को कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहते हैं, यही इस कहानी का लक्ष्य भी है। अंततः कहा जा सकता है कि ज्ञानरंजन की कहानी की विशेषता यह है कि दो पीढ़ियों के मध्य की मार्मिक टूटन को दिखाने के पश्चात यह दोनों पीढ़ियों के मध्य भावनात्मक लगाव को किसी रूप में भी कम नहीं होने देते। ठीक है, तो ये कहानी का जो है छोटा सा कह सकते हैं समीक्षा था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम कहानी को आप 2 से 4 बार पढ़ा कीजिएगा। आपकी किस कहानियाँ लगी हुई है पाठ्यक्रम में, किस कहानियों को लगभग 2 से 3 बार ऐसे पढ़ा कीजिएगा, और 2 से 3 बार पढ़ने के बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए तैयार है, क्योंकि इस तरह कुछ भी ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा, और समझ से बहुत ही जो है क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि 3 से 4 बार किसी भी कहानी को आप पढ़िएगा। 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, 17 आपके रचनाकार हैं। ठीक है, तो इन कहानियों को आप अच्छे से पढ़िएगा 2 से 3 बार लगभग। और ये मत सोचिए कि कहानी वाला यूनिट है तो बहुत सरल यूनिट है, हम कर ही लेंगे, लेकिन अक्सर ये समझ ही जो है बच्चों को जो है पीछे कर देती है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, है ना, क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो गलत नहीं होने चाहिए, ये है ना। यहाँ जो यूनिट से आसानी से हमें मार्क्स मिल सकता है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, और उससे क्वेश्चन जो है एक भी हम रॉन्ग नहीं करना है ना। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। तो पिता कहानी को हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है ज्ञानरंजन इसके लेखक हैं। और किसी भी कहानी को आप जब पढ़ रहे हैं, मैं हर वीडियो में अपना बताती हूँ कि किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले आप कहानी की शुरुआत किन पंक्तियों के साथ हो रही है, इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बने हैं, और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आने वाले समय में बनेंगे, है ना। तो हम प्रीवियस ईयर से ही सीखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि वैसे क्वेश्चन बने हैं तो आने वाले समय में भी वैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए कहानी को देखते हैं। देखिए, हम संपूर्ण कहानी को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कहानी में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है जिसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। और पिता कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, समीक्षा उसकी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कहानी आप खुद से पढ़िएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ। तो चलिए, कहानी की शुरुआत जो है इन पंक्तियों के साथ होती है कि उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई, बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे घनश्याम नगर, पिता और उनके जो पुत्र हैं, ये लोग जो हैं घनश्याम नगर के निवासी हैं। देखिए, घनश्याम नगर में के मकानों के लंबे सिलसिले को के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत सांप भागता हुआ शोर होता रहा सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है। लेकिन ठीक है, लेकिन जब ये कहानी ये जो पिता कहानी है, कहानी की शुरुआत जो है गर्मियों के दिन से हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसका जिक्र भी है कि आज बेहद गर्मी है। ठीक है, और कहानी में आपको हम जब इसकी समीक्षा देख रहे थे तो वहाँ देख सकते हैं कि पिता किस प्रकार जो है घर से बाहर सोते हैं। घर में सब कुछ है, एसी है, कूलर है, पंखे हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं जो है घर में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पिता जो है वो बाहर आंगन में सोते हैं, क्योंकि ये हमारे मध्यवर्गीय परिवार का एक नियम ही है। अगर घर में स्त्रियाँ हैं तो बड़े बुजुर्ग जो हैं घर में नहीं होते, वे बाहर ही रहते हैं। और ऐसा हम लोग गांव में भी देखते थे कि खटिया ऐसे लगा हुआ रहता था, और बड़े बुजुर्ग जब भी आते थे तो वो घर के अंदर नहीं जाकर वो खटिया पर ही बैठा करते। तो कहानी में, इस कहानी से जो है इन सारी जो भी सोच हैं इसको हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गर्मी का दिन का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, गर्मी के दिन, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है, तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। ये कौन मतलब कह रहा है, सुधीर कह रहा है ना। ठीक है, और वह किसी आहट से उठे होंगे,
उन्होंने डांटकर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। देखिए पिता जब बाहर सोते हैं ना, तब उनको तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, ये करते हैं, आम गिरते हैं जब पिता रात को आंधी चलती, गर्मी का महीना है और गर्मी के महीने में आपको पता है आम का सीज़न भी होता है। और इस कहानी में इसका जिक्र है कि जब आम गिरता है तो पिता आम लाने के लिए भी रात को उठते हैं। तो वो रात को आम उठना, आम लाने जाना, आम की जैसे आवाज़ आई कि आम गिरा है, तो वो उसी अंधेरे में जाकर वो टटोलने लगते हैं, आम लेकर आते हैं। और गर्मी लगती है तो वो उठ के बैठ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है जिक्र कहानी में आई है। आप कहानी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी कहानी है, आप बहुत अच्छी पढ़ सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि बड़ा गज़ब है, कमरे की एक दीवार से टिक कर बैठ जाने पर वह काफ़ी तनाव में सोचने लगा। कौन सोचने लगा? सुधीर सोचने लगा कि अंदर कमरे में पंखे के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। ठीक है, इस साल जो नया पेडस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पिता जो है जिद्दी स्वभाव के हैं। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना, कहते हैं कि वो किसी की आग्रह माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं और झल्लाने लगा। ठीक है, तो पिता जो है ये सारी सुख सुविधाओं का जो है सुख सुविधाओं से जो चिढ़ते हैं, उनको चिढ़ सी होती है। ठीक है, और कहानी में जो देखिए यहाँ पर एक दादा भाई का यहाँ पे जिक्र आया है। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत सावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी, मतलब शावर लगा है लेकिन पिता जो है वो बाल्टी बाल्टी पानी से ही क्या करते हैं, नहाते हैं। ठीक है, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल में चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं, वो कहता है। ठीक है, खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ की छाती और पीठ का मैल काटेंगे, है ना, जनेऊ से क्या करते हैं, छाती और पीठ के मैल काटते हैं। ठीक है, शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगाने से बहुत खुश होंगे, है ना। हम सभी सोचते हैं कि हम अपने अगर माता पिता के लिए कुछ करते हैं तो वो बहुत खुश होंगे, लेकिन ये हमारी सोच होती है। हम उनके सोच से बिल्कुल भी नहीं ये रहते कि वो क्या सोचेंगे। हमें तो लगता है कि वो खुश होंगे, लेकिन यहाँ पिता जो है वही जो उनके दादा भाई हैं वो सोचते हैं कि पिता के लिए अगर शावर लगाएंगे तो वो बहुत जो है खुश होंगे और नई चीज़ का उत्साह होगा। लेकिन पिता जब उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते, तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। ठीक है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। लड़कों द्वारा बाजार से जो बिस्किट लाते हैं, महंगे फल लाते हैं, वो पिता को क्या है, कुछ भी और जो है पिता नहीं लेते, बहुत आग्रह करने के बाद जो है लेते हैं। तो इसका जो हम जब इसकी समीक्षा देख रहे थे यहाँ पर हम देखे ही है। ठीक है, तो लड़के द्वारा जो बाजार से बिस्किट लाते, फल लाते हैं, जो भी लाते हैं, महंगी चीज़ लाते हैं, वो पिता उनमें से किसी चीज़ का जो है वो सेवन नहीं करते, बहुत बोलने के बाद वो थोड़ा सा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लद बाहर आम के दो सिकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। वह जानता है पिता से स्थान साधने की कोशिश करेंगे, टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में एक दो आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब हैं, ऐसा हम लोग गाँव में देखते हैं, है ना। और यहाँ भी देखिए जो पुत्र है उसको ये रहता है कि इतनी सारी सुख सुविधाएं हमारे घर में है, लेकिन अगर पिताजी इन सुख सुविधाओं का आनंद नहीं लेंगे तो बाहर के जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे। उस सोच के संदर्भ में सुधीर क्या कहता है कि लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं आप लोग जाइए ना। लोग कहते हैं कि आपका घर है, जब सब कुछ है ना, तो फिर वो क्या कहते हैं, पिता कहते हैं बच्चों से कि आप लोग जाइए ना, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाला बाल कटवाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। तो ये एक याद रखिएगा, रहमान के यहाँ कितने रुपए का बाल, तो 1.5 रुपये का बाल। अगर आपकी कहानी में किसी भी समय या किसी भी मूल्यों का जिक्र आ रहा है तो इस तरह के जो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो नए बच्चे उनको नहीं पता होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेरे दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। रहमान के यहाँ कितने रुपए में बाल काटे जाते हैं, 1.5 रुपया में। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर से धरा रह जाता है। ठीक है, पिता तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बातें कह जाते हैं, और ऐसा हम लोग अक्सर अपने घर में भी देखते हैं। ठीक है, सुधीर ने कहा कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा
तू वह ठीक सिएगा, मेरा परिचय भी है। ठीक है, सुधीर कहता है कि आप क्या कपड़ा ये सब सिलवाते हैं, मेरे सुधीर जो उनका पुत्र है, ठीक है, अच्छी जगह मैं ले चलता हूँ, वहाँ आपका वो अच्छा सिल देगा। तो फिर पिता क्या है, पिता जो है नहीं, वो कहाँ सिलवाते हैं कपड़े। तो देखिए इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली, वह चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। और ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि तो सही बात है कि जो जैसे हमारे देखिए यहाँ यहाँ बहुत बड़े क्या बोलते हैं, जो सिलते हैं, मनीष मल्होत्रा जो हैं, बहुत बड़ा इनका इंडस्ट्री में नाम है। लेकिन ये तो खुद नहीं कपड़े सिलते होंगे, सिलते तो यही होंगे। तो पिता भी वही कहते हैं कि ये लोग तो छोटे मोटे दर्जियों से ही सिलवाते होंगे, लेकिन अपना लेवल लगा लेते हैं बस। ठीक है, फिर आगे पिता क्या कहते हैं, लेकिन देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, म्यूनिसिपल मार्केट का भी जिक्र है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और आगे क्या है कि हॉल एडरसन के सिले कोट पहनते हैं जो पिता हैं। मैंने कलकत्ते के हॉल कलकत्ते के इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कलकत्ते का जिक्र आया है। साहब लोग अ, साहब लोग मैंने कलकत्ते के हॉल एडरसन के सिले कोट पहनते हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते हैं। तो पिता जो है यहीं के सिले सिलाए जो हैं कपड़े पहनते हैं, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है, बहुत बार क्वेश्चन बना है ये, आप तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। जब कहानी पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि लंबे समय से वह कौन, पिता। ठीक है, तो लंबे समय से पिता केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत, रामायण और गीता। तो लंबे समय से क्या पढ़ते आ रहे हैं, रामायण और गीता पढ़ते आ रहे हैं। कितने कितने लंबे समय से, तो देखिए लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। ठीक है, तो 35 वर्षों से केवल और केवल रामायण और गीता पिता जो है पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत करते हैं, क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया, ये सुधीर के मन में जिज्ञासा जगती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। तो वो कौन सी घटना याद करता है, उसने घटना को मन ही मन दोहराया। किसने, सुधीर ने। जो पिता का जो पुत्र है, कहानी का जो मुख्य पात्र सुधीर है, वो इस एक घटना को मन में सोचता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो देखिए कौन सी घटना का वो जिक्र करता है, सोचता है। तो देखिए यहाँ पे वायु सेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई, नाम यहाँ पे जिक्र नहीं है, कप्तान भाई ही कह के यहाँ पे कहानी में संबोधित किया गया है। ठीक है, तो वो कप्तान भाई जो है ये किसमें कार्यरत हैं, तो वायु सेना में नौकरी करते हैं। किसमें करते हैं, वायु सेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक 50 रुपये। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से, इस लाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। तो वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कौन है, कप्तान भाई। तो कप्तान भाई क्या है, वायुसेना में नौकरी करते हैं और बहन की यूनिवर्सिटी का खर्चा भेजता है कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक। और 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता है। कितने रुपये भेजता है, 50 रुपया जो है महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। ठीक है, पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली, कितने रुपए वाली, 1200 रुपये वाली। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। क्या थमा दी, पासबुक थमा दी। ठीक है, यह सब बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। ठीक है, 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 2 वर्षों तक जो है वो पैसा भेजता है बहन की यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2 वर्ष तक बहन के लिए जो थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था कि कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा।
कप्तान भाई जो है वो वायुसेना में कार्यरत है, बहन की यूनिवर्सिटी के लिए 2 वर्षों तक जो है 50 रुपये भेजता है। और जब वो घर आता है होली में, कौन से किस त्यौहार के लिए आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। होली के त्यौहार के लिए वो घर आता है, होली के त्यौहार के लिए वो घर आता है, और पिता जो है उसको 1200 रुपये वाली जो है एक पासबुक थमा देते हैं, यानी उसको पिता जो है एहसान नहीं रखते, वो अपना एहसान जो है चुकता कर देते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, और इसी के साथ जो है कहानी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा।